फर्स्ट टाइम हम एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब यूनिट का नाम अगर सोच के चलो, ठीक है, +2 क्लास का यूनिट 3। अब नाम अगर देखो, मूविंग चार्जेस, नाम निकल के आ रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और जितने भी हमारे 6 लेक्चर के आसपास हुए हैं, 6-7 लेक्चर हुए हैं हमने किए हैं। अब 6 लेक्चर के बीच में अभी तक हमने मूविंग चार्जेस की कोई बात नहीं की थी। फर्स्ट टाइम आज के लेक्चर के बीच में हम मूविंग चार्जेस के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ने लगे। मूविंग चार्जेस के कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे कि यार मूविंग चार्जेस के कारण होता क्या, वो सारा डिस्कस करने लगे। ठीक है, अब अगर ये वाला नया कंसेप्ट जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज मैग्नेटिज्म के बीच में, तो अगर इसे नाम दूं तो क्या निकल के आएगा? इफ ए मूविंग चार्ज, इफ ए मूविंग चार्ज एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, then moving charge will experience a force। मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। अगर मूविंग चार्ज एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो उस मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। ये सारा डिस्कस करना है आज हम, यही मेरी डिस्कशन का लेक्चर निकल के आएगा आज का। अब अगर फोर्स लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। आज का लेक्चर हमारा इसी के साथ डील करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मेरा इसी के साथ डील करने वाला। अच्छा, अगर इमेजिन करो कि चार्ज मेरा रेस्ट पर है, ठीक है, मोशन में नहीं है, चार्ज अगर मेरा रेस्ट में है, इमेजिन यहां से करना शुरू करते हैं। ठीक है, और कोई ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट पास कर रहा है। ऑब्वियस है, अभी तक बायट सावर्ट लॉ कर दिया। बायट सावर्ट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग कोई वायर है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। तो अगर मैं यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाता हूं, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के मुझे पता चलता है कि अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं, वायर के राइट हैंड साइड में देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ रही है? बाहर की तरफ निकल के आ रही है। हमने ये सिंबल्स लिखे थे, ठीक है। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि B इज इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब ये था, और ये सिंबल का मतलब निकल के आता था B इज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये सारा डिस्कस किया हुआ हमने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चार्ज Q के ऊपर, मतलब चार्ज Q इज इन दी मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। तो क्या देखा हमने? चार्ज Q अगर रेस्ट पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर होता है, तो फोर्स इसके ऊपर क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। फोर्स इसके ऊपर क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। अब ये एक्सपेरिमेंट की बात है। अब एक्सपेरिमेंट किया, याद होगा आपको पहले लेक्चर में हमने यही इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन दी थी। इसी के साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश की थी। ये भी पहले लेक्चर में सारा डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अब आगे, अगर यही चार्ज मेरा मोशन में निकल के आ गया, बिल्कुल v वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगी हुई, v वेलोसिटी के साथ अगर यही चार्ज मेरा मोशन में निकल के आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, आई करंट है, ठीक है, आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या निकल के आएगी? इनवर्ड निकल के आएगी। यहां पर क्या निकल के आएगी? आउटवर्ड निकल के आएगी। तो मतलब मैं क्या देखता हूं एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये चार्ज इस डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट कर देता है टुवर्ड्स वायर। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
तो हमने क्या देखा, ये चार्ज मेरा वायर की तरफ मूव कर गया, वायर की तरफ मेरा मूव कर गया। ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज की वेलोसिटी अपवर्ड लगी हुई थी और उसने अचानक से डायरेक्शन चेंज कर ली, तो न्यूटन के लॉज की हेल्प के साथ देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प के साथ बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर फोर्स लगा इसके ऊपर तो इट मींस, मतलब अगर इसने डायरेक्शन चेंज किया, फर्स्ट लॉ के साथ बात करते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ओनली इफ, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ओनली इफ, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, इफ देयर इज ए फोर्स, जब उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ओनली इफ देयर इज ए फोर्स, इट मींस अगर मूविंग चार्ज कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, if a moving charge enters a magnetic field, it means it experiences a force। अब ये मैंने जो वैल्यू लिखी है ना कि यार चार्ज रिफ्लेक्ट कर गया, ये कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है। अब उस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन मैंने न्यूटन के फर्स्ट लॉ की हेल्प के साथ दे दिया कि ऑब्जेक्ट अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन वो तभी चेंज करता है इफ देयर इज ए फोर्स, डायरेक्शन वो तभी चेंज करता है इफ देयर इज ए फोर्स। तो इट मींस मूविंग चार्ज, ठीक है, मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स, उसके ऊपर हमेशा क्या लगता जाएगा, एक फोर्स लगता जाएगा। मूविंग चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंस ए फोर्स, उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है मूविंग चार्ज के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट किया हमने। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तब भी लगता है, चार्ज अगर मोशन में होगा तब भी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है, हम यही नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टिल एक्सिटिंग ऑन दी चार्जेस वेदर दी चार्ज इज एट रेस्ट और इज इन मोशन। चार्ज चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है। बट यहां पर एक न्यू फोर्स की बात चल रही है, ठीक है, न्यू फोर्स की बात कर रही है विद ए न्यू फील्ड, विद ए न्यू फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, लेकिन यहां पर मैं एक नया फोर्स देख रहा हूं विद ए न्यू फील्ड। उसमें जो फोर्स है तभी लगता है व्हेन चार्ज क्या निकल के आएगा, मोशन में निकल के आएगा। मतलब इसकी कंडीशन निकल के आ रही है कि चार्ज अगर मोशन में होगा ओनली देन फोर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, ओनली देन द फोर्स विल एग्जिट। ठीक है, अब इस फोर्स को हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फोर्स का। जो ये नया फोर्स निकल के आ रहा है, ठीक है, अब ये नया फोर्स तभी लगता है व्हेन देयर इज ए मूविंग चार्ज, व्हेन देयर इज ए मूविंग चार्ज, ये फोर्स तभी लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, दोनों में लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मेरा किस में निकल के आएगा, मोशन में निकल के आएगा। ये अभी तक की समरी निकल के आ रही है किसी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन की हेल्प के साथ। ठीक है, कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एक्सपेरिमेंट के अंदर एक करंट कैरिंग वायर ली गई, उसमें एक मूविंग चार्ज को, उसके पास एक मूविंग चार्ज को भगा के देखा हमने। ठीक है, तो वो मूविंग चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी।
मूविंग चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इसको। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ रहा है इसे कह रहे हैं Fm, Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जो ये नया फोर्स हमारे पास निकल के आ रहा है ड्यू टू द मूविंग चार्ज, ठीक है, तो उस फोर्स को हमने नाम दिया Fm का नाम दिया, मैग्नेटिक फोर्स है इसलिए पैरों पे M लिख दिया उसके। ठीक है, तो Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकल गया। अब V यहां पर वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज है, B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, Q यहां पर वो चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, Q यहां पर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर तो ये वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में रहता है, वेक्टर फॉर्म में रहेगा, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को बता रहा है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों की बात करके चल रहा है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, अगर अकेले मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल डाल दिया मोड, तो वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हो, बड़े पापी बैठे होंगे जिन्हें याद ही नहीं होगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, याद रखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हो ना क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो साइन का फंक्शन निकल के आता है। तो यहां पर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, तो वो किसका फंक्शन निकल के आएगा, साइन का फंक्शन निकल के आएगा। किसका फंक्शन निकल के आएगा, साइन का फंक्शन निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा डिग्री का एंगल निकल के आ रहा है वो कैसे लेंगे, वो इस तरह से लूंगा मैं, ये थीटा डिग्री का एंगल निकल के आया, ये इस तरह से लूंगा, इस तरह से लेंगे। अब डायरेक्शन की बात करते हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं, तो डायरेक्शन के लिए याद रखो V वेक्टर और B वेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, टेल्स को देखो, टेल्स को जब भी डायरेक्शन की बात होती है ना तो याद रखो टेल से टेल। ठीक है, दोनों के दोनों वेक्टर्स की टेल्स देखनी है, टेल से टेल मिला के काम करना है। ठीक है, तो टेल से टेल अगर आप मिला रहे हो, अगर आपको याद हो तो डायरेक्शन हम निकालते थे राइट एंड स्क्रू रूल मेथड के साथ, राइट एंड स्क्रू रूल मेथड के साथ। तो क्या करते थे हम, जहां पर दोनों वेक्टर्स की टेल मीट कर रही है ना वहां पर हमने स्क्रू रखा। ठीक है, वहां पर स्क्रू रखने के बाद अब V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, V से B की तरफ मूव करो, स्क्रू को मूव करवाओ। ठीक है, B से B की तरफ, तो आप खुद देखो आपका थंब क्या निकल के आ रहा है, आउटवर्ड निकल के आ रहा है। आपका थंब क्या निकल के आ रहा है, मैंने क्या किया, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाने की सोची। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा लो या राइट हैंड स्क्रू रूल लगा लो। तो मैंने B से B वेक्टर पहले लिखा हुआ ना, V अगर पहले लिखा हुआ तो V से B की तरफ मूव करना है, V से B की तरफ अगर मूव करना है तो मैंने कर्विंग फिंगर्स जो कर्ल की हैं, कर्ल की अपनी फिंगर्स इस तरह से। तो थंब की डायरेक्शन मेरी क्या निकल के आ रही है, बाहर की, मतलब अगर स्क्रू होगा स्क्रू बाहर की तरफ निकल के आएगा, स्क्रू होगा बाहर की तरफ निकल के आएगा। आज रात को ऐसा करना, कोई ना पेचकस लेके ना एक स्क्रू खोल के देखना, तो उसे रोटेट करके देखना। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो याद रखिएगा स्क्रू बाहर की तरफ निकल के आएगा। ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो स्क्रू अंदर की तरफ निकल के आएगा। यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो इसलिए स्क्रू बाहर की तरफ निकल के आता है। ठीक है, तो डायरेक्शन यहां पर मुझे पता चल रही है, यहां पर मेरी डायरेक्शन अगर इसे बना के चलता हूं तो डायरेक्शन फोर्स की निकल के आ रही है आउटवर्ड। डायरेक्शन फोर्स की मेरी क्या निकल के आ रही है, आउटवर्ड। ठीक है, F वेक्टर जो मेरा निकल के आया वो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, तो
तो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तो वो क्या निकल के आती है, आउटवर्ड निकल के आ रही है यहां पर डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं एक और। व्हेन fm इज 0, अब यही सारा डिस्कस कर लो यार कि fm 0 कब होता है। अब यार खुद सोच रहे होगे कि यार सर ने आर्टिकल तो करवाया ही नहीं अभी, ठीक है, ये रिजल्ट कहां से आ गया। ठीक है, आर्टिकल के ऊपर कल जाएंगे, आज सिर्फ एक्सप्रेशन को लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है मेरे पास फोर्स का, ठीक है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं आज। चलो यार, ये रिजल्ट हम करेंगे ड्राइव, कल करेंगे, आज नहीं करना। आज सिर्फ इस जो रिजल्ट ये फोर्स का निकल के आ रहा है इसके ऊपर डिस्कशन करनी है कि यार क्या क्या फैक्टर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, उसी में बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसी स्पेशल लेक्चर सिर्फ इस रिजल्ट के ऊपर रखा है। 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ ये रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन के ऊपर ही लग जाएगा हमारा, डेरिवेशन तो बाद में निकल के आएगी इसकी। ठीक है, चलिए मेरा अगला इसके अंदर डिस्कशन का पॉइंट निकल के आ रहा है कि यार ये fm 0 कब होगा, ये fm 0 कब होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने रिजल्ट लिखा, मैग्नीट्यूड लिख दिया है QVB sin थीटा। ठीक है, तो पहला केस निकल के आ रहा है, अगर Q इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, अगर चार्ज ही 0 निकल के आ गया, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0 का मतलब निकल के आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल, अगर चार्ज मेरा न्यूट्रल होगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा। चार्ज अगर न्यूट्रल होगा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा। सेकंड, V इज इक्वल टू 0, मतलब Q रेस्ट पे, Q इज एट रेस्ट, तब भी मेरा fm क्या निकल के आएगा, 0। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, थर्ड, B इज इक्वल टू 0, थर्ड केस निकल के आ रहा है व्हेन B इज इक्वल टू 0। यार मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लग रही तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से निकल के आ जाएगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, फोर्थ और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, when थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये रिजल्ट को देखते हुए ये सारे फैक्टर्स निकाले, ये रिजल्ट को देखते हुए सारे फैक्टर्स निकाले। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब v वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लगे होंगे, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 180 डिग्री कब होगा, जब b इधर लगा हुआ है, v इधर लगा हुआ है, तो थीटा क्या निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री वो भी 0 होता है। तो ये केस कैसा निकल के आ रहा है, सपोज करो ये मेरा इस डायरेक्शन में निकल गया, ये मेरी B निकल के आ गई, और मेरा Q की वेलोसिटी भी अगर इस डायरेक्शन में निकल के आ गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, ठीक है, तो थीटा क्या निकल के आ रहा है, 0। तो फोर्स क्या निकल के आएगा, 0। फोर्स क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, ये सारी डिस्कशन है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, देयर इज नो फोर्स
there is no force on charge particle if theta is not there. If theta is not there, ये वैसा ही है, मेरे पास बुक्स भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, नोट्स भी हैं, सारा कुछ है, बस नियत नहीं है पढ़ने की। ये वैसा ही निकल के आया, ठीक है। तो थीटा यहां पर ना नियत बन के निकल रहा है, थीटा यहां पर ना नियत की तरह निकल के आ रहा है कि बंदे की नियत ही नहीं है पढ़ने की। अगर नियत नहीं है ना पढ़ने की, तो चाहे कंबल सारा कुछ क्यों ना हो, क्यू भी हो, वी भी हो, बी भी हो, चाहे ये तीनों के तीनों चीजें बड़ी हैं, लेकिन थीटा अगर नियत नहीं है ना, तो मेरे पास कोई फोर्स नहीं, मतलब कोई ताकत नहीं ऐसी निकल के आएगी कि जो बच्चा को पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, इसे इस एग्जांपल के साथ याद करके चलना, थीटा ये तुम्हारी नियत है पढ़ने की, और ये बड़ी नेसेसरी है। अगर ये नियत ना निकल के आई ना, तो तुम्हें कोई ताकत नहीं है जो फोर्स लगा सके तुम्हारे ऊपर और तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर सके। ठीक है, ना ही हो पापा का, मतलब कह लो ना पापा की जुत्ती निकल के आनी है, ना फलाना टीचर की डांट नहीं, कुछ नहीं। हिंदी बोलते बोलते ऐसी बातें पंजाबी भी बोलनी अच्छी लगती है। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन थीटा ने मुझे ये दे दिया कि इफ देयर इज नो फोर्स ऑन चार्ज पर, मतलब देयर इज नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ थीटा इज नॉट देयर। थीटा होना मेरे लिए कंपल्शन है। ठीक है, कि जिंदगी में सारा कुछ है लेकिन फिर भी सूनापन है। सूनापन कौन है? सूनापन थीटा के कारण है कि थीटा नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। +2 क्लास के लड़कों को तो प्यार की बातें चाहिए, प्यार ही नहीं मिला, चाहे बॉडी भी बना ली है, बाइक भी है, सब कुछ है, लेकिन प्यार ही नहीं मिला तो क्या फायदा। चलो छोड़ो इस बात को, चलो एक और कंसेप्ट के साथ आगे जा रहा हूं। बड़े पापी बैठे होंगे हमारे बीच में जिन्होंने +2 क्लास में एंटर तो कर लिया, लेकिन +1 क्लास का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अभी तक नहीं कुछ किया हो। बड़े पापी बैठे होंगे, कुछ बच्चों ने पाप किए हैं, कुछ टीचर्स ने पाप किए हैं, मिलके पाप ऐसे निकल के आ रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में अभी भी नहीं मालूम। तो यहां पर क्रॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को ना अच्छी तरह से थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। एक बार याद रखिएगा, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म की अगर बात की जाए ना, मैग्नेटिज्म डायरेक्शंस के साथ निकल के आता है। तो मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब 50% क्वेश्चंस जो मैग्नेटिज्म के निकल के आएंगे ना एग्जाम में, चाहे वो जेई मेंस के निकल के आ जाए, चाहे बोर्ड के निकल आए, उनमें पंगा कौन डाल के चलता है? पंगा डाल के चलता है उनमें कभी ना कभी, पंगा डाल के चलता है उनमें फोर्स, डायरेक्शंस। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शंस के लिए याद रखो क्या करना है। ठीक है, कि FM वेक्टर, FM इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर। याद रखिएगा, जो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो वेक्टर निकल के आएगा ना, नया वेक्टर जो निकल के आता है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर। वो परपेंडिकुलर होगा B और B वेक्टर के साथ, वो परपेंडिकुलर होगा B और V वेक्टर के साथ। इस बात को याद रख के चलो, ठीक है। सो एवरी टाइम याद रखो इस बात को। दूसरा एक चीज और याद रखो, यहां पर V वेक्टर एंड B वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, कंडीशंस आर देयर। कंपल्शन नहीं है V वेक्टर और B वेक्टर की आपस में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर आपस में हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें कैसे मिलता है? रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
इसी तरह से मेरा अगला पार्ट निकल के आता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शंस के लिए ना हमारे पास अलग अलग मेथड्स निकल के आते हैं, जैसे स्क्रू रूल मेथड। स्क्रू रूल, ठीक है, स्क्रू रूल अभी मैंने करवाया आपको, अभी देखा आपने। तो तेल के ऊपर ना स्क्रू रख के देखो। अब V वेक्टर से B वेक्टर की तरफ मूव करो, ठीक है, इसी तरह से B वेक्टर से B वेक्टर से B वेक्टर की तरफ स्क्रू को रोटेट करो। इमेजिन करो कि मेरा यहां पर क्या पड़ा हुआ है, स्क्रू पड़ा हुआ है, तो मैं V वेक्टर से B वेक्टर की तरफ रोटेट कर रहा हूं। राइट हैंड लेना है, ये राइट हैंड की तरफ लेना है, तो मेरा ये क्या निकल के आ रहा है, आउटवर्ड निकल के आ रहा है। तो यहां पर मेरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी, आउटवर्ड निकल के आ जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मेरी क्या निकल के आ जाएगी, आउटवर्ड निकल के आ जाएगी। तो एक मेथड तो मेरा निकल के आ गया स्क्रू, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला लिख लो। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ चल रहा है ये मेरा सारा, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे डायरेक्शन में इस तरह से ले लेता, ये B इधर आ जाता, ये B इधर आ गया, ये B इधर आ गया, तब देखो ये B से B की तरफ मूव करना, तो राइट हैंड को इस्तेमाल करके, राइट हैंड को यूज करके ये सारी बातें करनी है, राइट हैंड को यूज करते ये सारी बात करनी है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, मेरा ये इस तरह से निकल के आ रहा है, अगर मैं राइट हैंड यूज करते हुए बात करूं तो ये इनवर्ड निकल के आ रहा है। मैंने पहले बोला अगर स्क्रू को, ठीक है, पेचकस लेते हो, स्क्रू को अगर आप रोटेट करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो स्क्रू क्या निकल के आएगा, अंदर की तरफ निकल के जाएगा, अंदर की तरफ निकल के आएगा। तो यहां पर क्या निकल के आएगा, इनवर्ड। यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ गया, इनवर्ड निकल के आ गया। ठीक है, मेरा सेकंड मेथड क्या निकल के आता है, मेरा सेकंड मेथड निकल के आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मेरा सेकंड मेथड निकल गया। अब सेकंड मेथड में क्या होता है, ये मेरी क्या निकल के आई, फोर फिंगर निकल के आई, डिजाइन डाल दो, ये मेरी मिडिल फिंगर निकल के आई, ये मिडिल फिंगर है, ये मेरी फोर फिंगर है, और ये मेरा थंब निकल गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि डायरेक्शन फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी, और पॉजिटिव चार्ज का मोशन, पॉजिटिव चार्ज का मोशन कह लो या करंट की डायरेक्शन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। करंट को C के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखते हैं, फादर, मदर, चाइल्ड। करंट को किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया, चाइल्ड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर, मदर एंड चाइल्ड इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक है जी। तो राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हमें ये मिलता है। तो हमें क्या करना है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखना है। ये तीनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रख के, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रख के, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसके साथ पता चल जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स करके देखते हैं, पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है। अब ये सिंबल आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और अगर चार्ज Q इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज Q इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो। तो मैंने क्या बोला था, मिडल फिंगर इनवर्ड। ठीक है, मिडल फिंगर जो आपकी राइट हैंड थंब रूल की निकल के, लेफ्ट हैंड की निकल के आ रही है मिडल फिंगर, उसे अंदर की तरफ डालो टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर, जो आपकी कॉपी है, कॉपी के इनवर्ड। ठीक है, तो जो आपकी मिडल फिंगर निकल के आ रही है, वो डायरेक्शन ऑफ चार्ज, जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज निकल के आ रही है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थंब आपका क्या निकल के आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। थंब आपका क्या निकल के आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। सो दिस इज हाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वर्क्स। अब चाहे स्क्रू रूल लगा लो, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, एक ही बात है यार, दोनों से डायरेक्शन निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर मेरी डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, FM। FM का यहां पर मतलब है अपवर्ड। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, अपवर्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है। ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में ये सिंबल्स मान के चले हैं, बुक्स में भी कभी कभी ऐसे दिया होता है। ठीक है, दिस टाइम चार्ज की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड ले ली। दिस टाइम चार्ज की डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, डाउनवर्ड ले ली। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखोगे तो मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ आ जाएगी। सॉरी, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ आ जाएगी। मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो डाउनवर्ड निकल के आ रहा है। तो फोर्स किधर निकल के आ रही है, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ रही है। फोर्स किधर निकल के आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ रही है, इस तरफ निकल के आ रही है फोर्स। ये फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ रही है। ठीक है जी, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करने का ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं डायरेक्शन फाइंड करने में। तो ये डायरेक्शंस ध्यान से देखते जाइए। अब यहां पर मैंने ले लिया इस तरह से, इसे रब करते हैं। यहां पर मैंने ले ली इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड निकल के आ रही है। और V उसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल गया। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या निकल के आ रही है, लेफ्ट हैंड रूल की फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स डाउनवर्ड आ गई। ठीक है, वो डाउनवर्ड निकल के आ रही है। ठीक है, बड़ा हिलना जुलना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड निकल के आ रही है इस तरह से। ठीक है, और मिडल फिंगर रिप्रेजेंट के वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, आउटवर्ड निकल के आ रही है। फोर्स की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम,
इसके साथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया हमने यहां पे, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ केस निकल के आ रहा है मेरा, फोर्थ केस निकल के आ रहा है। इस टाइम हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, दिस टाइम हमने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब जब भी नेगेटिव चार्ज आता है ना, ठीक है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये चीज पे ध्यान देना इस बात पर, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ठीक है। जो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के आपकी फोर्स की डायरेक्शन निकल के आ रही है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन कंसीडर करो। उसकी क्या कंसीडर करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन कंसीडर करनी है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों कंसीडर करनी है, याद रखिएगा, अगर नेगेटिव चार्ज आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाए, तो पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल गया है। और हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शंस में दिया हुआ, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शंस में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अगर इन केस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज निकल के आ गया तो उसकी जगह क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज लिखोगे, उसकी जगह क्या लिखोगे, पॉजिटिव चार्ज लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, देन जो थर्ड केस निकल के आ रहा है, मतलब थर्ड वे निकल के आ रहा है, मेथड निकल के आ रहा है, ये मेरा फेवरेट वाला है, राइट हैंड पाम रूल। ये मेरा फेवरेट है, राइट हैंड पाम रूल। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, वो जो गाना ऋतिक रोशन का, एक पल का जीना, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल को इकबाल का जीना वाला जो सॉन्ग निकल के आ रहा है, उसमें जो ऋतिक का स्टेप निकल के आ रहा है, वो बिल्कुल राइट हैंड पाम रूल को एक्सप्लेन कर रहा है। याद रखने का मेथड है, जैसे मर्जी याद रख लो, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल में होता क्या, उसके ऊपर बात करते हैं। राइट हैंड पाम रूल में ये मेरा थंब निकल के आया, ये मेरी फिंगर्स निकल के आया, ये मेरी फिंगर्स निकल के आया, और ये मेरा पाम निकल के आया। अब जो थंब होता है, ठीक है, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, जो थंब होता है, ठीक है, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेयरएज जो फिंगर्स होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मेरा पाम निकल के आएगा ना, पाम रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। जिस टाइम पे जिस डायरेक्शन में पाम निकल के आ गया, फोर्स उसी डायरेक्शन में निकल के आएगा, ठीक है। जो आपका हाथ निकल के आ रहा है ना, हाथ का पाम निकल के आ रहा है, पाम की डायरेक्शन जिस तरफ जा रही है उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स निकलता है, उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स निकलता है, ठीक है। तीन अलग अलग मेथड्स कर जरूर रहे हैं, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, पेपर में हिलजुल के बैठ बैठ के इधर उधर वो डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल में ना कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैक्सिमम चांसेस, मतलब कोशिश किया करो कि राइट हैंड पाम रूल लगाओ, वो सबसे बेटर निकल गया, सबसे बेटर निकल गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास निकल के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनवर्ड होगी। जब भी क्रॉस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इनवर्ड है डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे पास Q, यार इसे चाहे करंट मान के चलो, चाहे करंट की डायरेक्शन मान के चलो, पॉजिटिव चार्ज है ना, करंट की डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये वेलोसिटी आ गई। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड पाम रूल लगाने की सोची। अब
याद रखियो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है ना वो थंब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने यही बोला था ना राइट हैंड पाम रूल में करंट की डायरेक्शन या पॉजिटिव चार्ज एक ही बात है, उसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? थंब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जो फिंगर्स आपकी निकल के आ रही हैं, ठीक है, जो फिंगर्स यहां पर निकल के आ रही हैं, फिंगर्स आप देखो ये इनवर्ड जा रही हैं तो अंदर की तरफ लिख लो, तो पाम क्या निकल के आ रहा है? अपवर्ड निकल के आ रहा है। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? अपवर्ड निकल के आएगी। याद, ये देखो अपवर्ड, जिस तरफ पाम गया तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड निकल के आएगी, अपवर्ड। ठीक है, सिमिलरली दूसरी एग्जांपल देख के देखो यहां पर, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो Q की डायरेक्शन मैंने ले ली डाउनवर्ड, Q की डायरेक्शन ले ली डाउनवर्ड। अगेन मैंने राइट हैंड पाम रूल लगाया, तो पाम रूल में सबसे पहले फिंगर्स देखा करो, फिंगर्स क्या आ जाएंगी? बाहर की तरफ। फिंगर्स अगर बाहर की तरफ निकल के आ रही हैं, ठीक है, फिंगर्स अगर बाहर की तरफ निकल के आ रही है तो इस तरह से, ठीक है, तो करंट किसकी डायरेक्शन में निकल के आएगा? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये आउटवर्ड, तो पाम मेरा क्या निकल के आ रहा है? आउटवर्ड निकल के आ रहा है, बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन एक तरह से, ये 3D में इस तरह से निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। लगा के चेक करके देखो जरा, चाहे इसके ऊपर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, चाहे राइट हैंड पाम रूल लगाओ, डायरेक्शन सेम की सेम रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं निकलते, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं निकलते। अच्छा, एक और केस लेते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की निकल के आ रही है और ये डायरेक्शन निकल के आ रही है चार्ज की। ठीक है, ये चार्ज की डायरेक्शन निकल के आ रही है। ठीक है, अब राइट हैंड पाम रूल लगा के देखो जरा, तो ये राइट हैंड पाम रूल लगा के देखो, तो ये इस तरह से जगह निकल गया। अब ये लग ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा, लगेगा कैसे यार? ये थंब जो निकल के आ रहा है, ठीक है, इसे ब्रेक थोड़ा ना कर दोगे, ब्रेक कर ही नहीं सकते। जहां जिस जगह पर आपका थंब ब्रेक नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा वो कौन सा केस निकल के आ गया? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं पहले कह चुका हूं यहां पर क्या होती है? फोर्स इक्वल टू 0। तो यार यहां पर फोर्स ही नहीं आ रही तो डायरेक्शन क्या खाक निकल के आएगी? तो राइट हैंड पाम रूल अगर यहां पर लगाना है ना, तो थंब को ब्रेक करना पड़ेगा। थंब को ब्रेक मत कर देना, लिखो कैसे? ठीक है, थंब को ब्रेक करके नहीं चलना हमने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी ये एक और बात। मतलब ये क्वेश्चन मेरा एक कंसेप्ट देके जाएगा आपको। ठीक है, ए मूविंग चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन बी। ठीक है, बी की डायरेक्शन दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला एंड चार्ज एक्सेलरेटर। अब यार इसमें तो एक्सेलरेशन की बात आ गई, एंड चार्ज एक्सेलरेटेड एट ए की एक्सेलरेशन दी हुई है xi कैप प्लस 2j कैप। फाइंड x। अभी तक तो चार्ज की कोई बात ही नहीं की हमने, एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं की, एक्सेलरेशन की तो अभी तक कोई बात ही नहीं निकल के आ रही थी। तो एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर करना है ना, तो एक बात तो याद रख लो, फोर्स की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, force always
गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अब मतलब कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें बताया था, ठीक है। फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में निकल के आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स निकल के आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकलेगा। अब यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी हमने बात की है कि एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बी वेक्टर। हमने ये सारी बातें की हैं डिस्कस, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर निकल के आता है वो दोनों वेक्टर्स के साथ क्या होता है? आपस में परपेंडिकुलर होता है। अगर एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर है, एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ये आपस में परपेंडिकुलर निकल के आए। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल टू जीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करके देख लो, तो ये क्या निकल के आएगा? 3x प्लस 8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 है, ये 10 तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -8/3। तो ये अगर एक्सेलरेशन निकल के आ गया तो बड़ा ध्यान रखना है इस बात के कि एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को करना कैसे, सोच के करो, बस हर बात को सोच के करना। ठीक है, इसी तरह से एक और कंसेप्ट इसमें निकल के आता है, वर्क डन। सोच के देखते हैं इसके बारे में। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स F1। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसे सॉल्व किया, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व किया। अब वर्क डन जो निकल के आएगा, अब ध्यान रखो इस बात के ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, इस बात को देखो, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आपस में मिलकर कितने डिग्री का एंगल तैयार करते हैं? 90 डिग्री का एंगल। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अभी तक की डिस्कशन में हमें यही समझ में आया, वो 90 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं। तो वर्क डन क्या आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। किसके केस में? मैग्नेटिक फोर्स के केसेस में, मैग्नेटिक फोर्सेस के केसेस में। और अगर वर्क डन मेरा 0 निकल के आता है, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी +1 में? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 निकल के आएगा। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 निकल के आ रहा है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल इक्वल निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? स्पीड मेरी क्या निकल के आ रही है? कांस्टेंट निकल के आ रही है। स्पीड क्या निकल के आएगी? कांस्टेंट निकल के आएगी। ठीक है ना? अच्छा, मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन, मैं पीछे आया, मुझे अचानक याद आया कि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। 90 डिग्री, यार 90 डिग्री कैसे आया? अब आप देखो, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी,
यार जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट भी तो उसी डायरेक्शन में होगी, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ही निकल के आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हुआ, जिस पॉइंट के ऊपर लग रहा है उस टाइम पे देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में निकल के आ रही है। एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट मेरी जो निकल के आ रही है फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के आ रही है। क्यों? अभी अभी मैंने पीछे देखा फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी, इसलिए 90 डिग्री लिया था यहां। छोटी छोटी बातें हैं यार, ध्यान देना बस। अच्छा, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, बट वेलोसिटी यहां पर क्या निकल के आ रही है? वेरिएबल निकल के आ रही है। क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है चार्ज की। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो जरा, लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने बात की थी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब यार कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी वेरिएबल हो, वेलोसिटी वेरिएबल। अब ऐसा कौन सा मोशन होता है? वो मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो मोशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ओवरऑल कंक्लूजन आज का, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड मेरी कांस्टेंट रहती है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेरिएबल। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेरिएबल हो, वो कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मींस जो मैग्नेटिक फोर्स निकल के आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कल में घुमाएगा वो चार्ज को, वेलोसिटी वेरिएबल निकल के आएगी क्योंकि डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड ओवरऑल क्या निकल के आ रही है? कांस्टेंट। एंड में कंक्लूजन यही निकल के आया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या करेगा? हमेशा और हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही निकल के आ रहा है। एंड में कंक्लूजन निकाला हमने कि फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा चार्ज पार्टिकल्स को। तो चार्ज पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसकी कंडीशन एंड में सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाएगा सभी के सभी चार्जेस। ठीक है जी, चलिए, गुड इवनिंग।